अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है हमारा चैप्टर वही चल रहा है, द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन। तो उसमें से जो आज हमने स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ना है वो है जी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डेड वेट लॉस। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है इसमें कि अगर हम देखना चाहते हैं कि जो डेड वेट लॉस है वो टैक्स की वजह से उसका जो साइज है वो लार्ज होगा या स्मॉल होगा, तो उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स के जो डेड वेट लॉस का जो साइज है वो टैक्स की वजह से स्मॉल होगा या लार्ज होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर, क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, उसमें स्टूडेंट्स हमें ये आइडिया होता है कि प्राइस के चेंज होने से जो बायर और सेलर है वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, तो उससे फिर हमें जो है ना वो डेड वेट लॉस का जो साइज है ना वो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, फिर इसका मतलब यह है कि अगर हमने इसको डिटरमिन करना है तो हमें दो चीजें सीखना पड़ेंगी जो आपके सिलेबस में है। एक हमें पढ़ना पड़ेगा जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है, और एक हमें पढ़ना पड़ेगा जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने सिर्फ दो ही पॉइंट्स पढ़ने इस चैप्टर में। एक हमने पढ़ना है जी इलास्टिक डिमांड स्टूडेंट, जिसको हम मोर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, और एक हमने पढ़ना है जी इन इलास्टिक डिमांड के साथ, जिसको हम लेस इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी दो टॉपिक के साथ इसको पढ़ना है। एक हमने पढ़ना है जी इलास्टिक सप्लाई के साथ, जिसको हम मोर इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं, और एक इन इलास्टिक सप्लाई के साथ, जिसको हम लेस इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन चार डायग्राम्स को और इनको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हमने ये टॉपिक क्या स्टार्ट किया है। स्टूडेंट्स, हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि टैक्स की वजह से जो डेड वेट लॉस हमें होता है, ठीक है, वो कब लार्ज होगा और कब स्मॉल होगा। तो मैंने ये कहा कि अगर हमने इसका आंसर कैलकुलेट करना है तो फिर हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में स्टूडेंट्स हम दो टॉपिक में इसको देखेंगे जो कि आपकी बुक में है, एक इलास्टिक डिमांड के साथ और एक इन इलास्टिक डिमांड के साथ, और इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी हम इसको दो टॉपिक में देखेंगे, एक इलास्टिक सप्लाई के साथ और एक इन इलास्टिक सप्लाई के साथ, कि इनकी बिना पर हम देखेंगे कि जब ये चीजें होती हैं तो उससे डेड वेट लॉस ज्यादा होगा या कम होगा। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं पहले नंबर पे इलास्टिक डिमांड, या जिसको मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अगर डिमांड हमारी मोर इलास्टिक होती है तो हमारा जो डेड वेट लॉस है वो ज्यादा होगा या कम होगा, ये देखते हैं, ठीक है, और उसका बर्डन सेलर पे पड़ता है या बायर पे पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे हम ये चीज कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ने लगे हैं व्हेन डिमांड इज मोर इलास्टिक, ठीक है, यानी इलास्टिक डिमांड, और मैंने आपको क्या कहा कि इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, मोर इलास्टिक डिमांड, एक ही बात है, ये याद रखना। यानी अगर मार्केट में डिमांड मोर इलास्टिक हो जाती है तो उससे डेड वेट लॉस का साइज ज्यादा होगा या कम होगा, और इसका बर्डन, जो टैक्स का बर्डन है वो किस पर ज्यादा होगा और क्यों होगा, उसकी लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। और सबसे पहले हम एक डायग्राम में इसको बना के देखते हैं। स्टूडेंट्स, दो एक्सिस बना लेंगे हम, ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम बनाएंगे। तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम कब बनता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। तो डिमांड हमारी यहां पे क्या होगी, मोर इलास्टिक। अगर डिमांड मोर इलास्टिक होगी तो सप्लाई कांस्टेंट है, और सप्लाई कांस्टेंट का मतलब क्या है कि सप्लाई जो है वो हमारी यूनिटरी इलास्टिक ही बनेगी। सप्लाई को आपने चेंज नहीं करना, उसका कर्व यूनिटरी इलास्टिक में बनेगा, अज्यूम दैट। और डिमांड हमारी मोर इलास्टिक होगी। मोर इलास्टिक का मतलब है कि एक स्टीपर डिमांड कर्व हमने बनाना है।
दोनों जहां पे कट कर रहे हैं वहां पे मार्केट में इक्विलिब्रियम हो गया, वहां से हमें दो चीजें मिल जाएंगी स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट टैक्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विदाउट टैक्स। अभी टैक्स नहीं लगा, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि सेलर जो वो चीजों के ऊपर टैक्स लगा देता है, जो ही सेलर टैक्स लगेगा तो स्टूडेंट्स जो सप्लाई कर रहा है वो हमारा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। सप्लाई प्लस टैक्स हो गया। हमें अगर आप देखें तो एक नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहां से हमें स्टूडेंट्स मार्केट में वो प्राइस मिल जाएगी जो बायर पे कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस बायर पे। और अगर हम देखना चाहते हैं कि सेलर कितनी प्राइस रिसीव कर रहा है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या आगे हमारे पास प्राइस सेलर रिसीव। अब स्टूडेंट्स जारी बात है, आपको पता है कि जब टैक्स लगता है तो जो मार्केट के अंदर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स है वो पहले से कम हो जाती है। तो ये देखें क्वांटिटी जो है वो पहले से कम हो गई। अब स्टूडेंट्स आपने यहां पे देखा है कि जब डिमांड मोर इलास्टिक हो जाती है तो जो हमारा डेड वेट लॉस है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एरिया क्या है, डेड वेट। यानी हमने क्या पॉइंट यहां से पहला पॉइंट क्या पढ़ा है कि व्हेन डिमांड relatively more elastic than dead weight loss of our tax is large। ये पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो जो टैक्स ऑफ बर्डन है वो ज्यादा आपको किसके ऊपर नजर आ रहा है, तो टैक्स ऑफ का जो बर्डन है वो ज्यादा हमें सेलर के ऊपर नजर आ रहा है, और जो बायर है वो उसका बर्डन काम पे कर रहा है। क्यों, इसकी वजह क्या? चलो पहले इसको लिख लेता फिर मैं बताता हूं। यानी दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि इन मोर इलास्टिक डिमांड more burden of tax on seller। क्यों स्टूडेंट्स, की वजह यह है कि जब सेलर मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाता है, बढ़ा देता है, तो बायर के पास मार्केट में उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट भी मौजूद होता है। तो बायर क्या करता है, बायर उस सेलर की प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदना कम कर देता है, और क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लग गया, ज्यादा टैक्स लग गया, तो बायर क्या करता है उस प्रोडक्ट के मार्केट में सब्स्टिट्यूट की तरह मूव कर जाता है। जब वो उसके सब्स्टिट्यूट की तरह मूव कर जाएगा तो प्राइस में इजाफा जो हुआ है टैक्स की वजह से, तो जो डिमांड है वो उसकी जीरो हो जाती है। क्लियर होगी बात? क्योंकि बायर के पास ऑप्शन मौजूद है। तो जब बायर के पास ऑप्शन मौजूद होती है तो उसकी वजह से जो टैक्स का बर्डन है फिर वो सेलर को ज्यादा बेयर करना पड़ता है जब डिमांड मोर इलास्टिक हो जाती है, और जो उसका बर्डन बायर के ऊपर है वो कम हो जाता है। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? तो दो चीजें मैंने आपको मेन बताई हैं कि जब डिमांड मोर इलास्टिक होती है, ठीक है, और सप्लाई हमारी वही जो यूनिटरी इलास्टिक रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि उसकी वजह से जो हमारा डेड वेट लॉस है वो भी स्टूडेंट्स बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है मोर इलास्टिक डिमांड में। और दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो जो सेलर है उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा और बायर के ऊपर कम हो जाएगा। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर सेलर ने टैक्स लगाया है जिसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट मौजूद था, तो बायर क्या करेगा, वो उसके पास ऑप्शन है, वो उस प्रोडक्ट को छोड़ देगा जिसके ऊपर टैक्स ज्यादा है और वो उसके सब्स्टिट्यूट को खरीदना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसका बर्डन ज्यादा सेलर को बेयर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट पढ़ाता हूं कि जब डिमांड इन इलास्टिक हो जाए तो फिर डेड वेट लॉस का साइज क्या होगा और उसका बर्डन कौन बेयर करेगा। अब स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का दूसरा नाम है लेस इलास्टिक डिमांड।
अब देखते हैं कि लेस इलास्टिक डिमांड में डेड वेट लॉस का साइज क्या होगा, ठीक है, और बर्डन कौन बेयर करेगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी। तो अगर डिमांड इन इलास्टिक है यानी लेस इलास्टिक है तो सप्लाई तो कांस्टेंट है, और जब मैंने कहा कि सप्लाई कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब है कि सप्लाई आपने एक यूनिटरी इलास्टिक ही बनाना होगा। जब हमारी इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल टू 1 होती है तो ये सप्लाई कर पाएगा, और डिमांड हमारी इन इलास्टिक यानी एक फ्लैटर डिमांड कर पाएगा। अज्यूम दैट। अब स्टूडेंट्स दोनों एक जगह पे कट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट टैक्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विदाउट टैक्स। अज्यूम कहते हैं कि सेलर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देता है। जो ही सेलर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएगा तो जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर जाएगा। अज्यूम दैट। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम मिला और वहां से हमें वो प्राइस मिली है जो बायर पे करेगा, प्राइस बायर पे। और अगर हम देखना चाहते हैं कि सेलर कितनी अमाउंट रिसीव करेगा तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस सेलर रिसीव। और ये हमें पता है कि जब मार्केट में टैक्स लगता है तो जो क्वांटिटी है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है वो पहले से कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपने एक चीज देखी है कि जब डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है, लेस इलास्टिक होती है, तो जो डेड वेट लॉस है वो कम हो जाएगा। यानी यहां से हमें 2 पॉइंट्स क्या सीखे। पॉइंट नंबर 1, व्हेन डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक एक ही बात है स्टूडेंट्स, देन डेड वेट लॉस ऑफ आवर टैक्स इज स्मॉल। पॉइंट नंबर 1 क्या आप देख रहे हैं कि जो डेड वेट लॉस है वो कम हो गया इन इलास्टिक डिमांड। नंबर 2, अब अगर आप देखें कि टैक्स का बर्डन कौन ज्यादा बेयर कर रहा है, तो अगर आप इन इलास्टिक डिमांड में देखें तो जो टैक्स का बर्डन है वो इस दफा बायर ज्यादा बेयर कर रहा है और सेलर कम बेयर कर रहा है। यानी इन इलास्टिक डिमांड जब होगी तो बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो ऑन बायर होगा, मोर बर्डन ऑफ टैक्स, मोर बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर होगा। क्यों? इसकी वजह क्या? क्योंकि अब जब सेलर एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रहा है जिसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है, अगर उस प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है तो बायर मजबूर होगा कि वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को परचेज करे जिसके ऊपर टैक्स लगा है। क्योंकि मार्केट में मैंने क्या कहा है कि इन इलास्टिक डिमांड का मतलब यह है कि इस वक्त बायर के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है सवाए उसी प्रोडक्ट को परचेज करने के जिसके ऊपर सेलर ने टैक्स लगाया, क्योंकि उसका अल्टरनेट या मुतबादल मार्केट में नहीं है। जब उसका अल्टरनेट नहीं है तो बायर को हर हाल में वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगी, और अगर बायर वही प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका मतलब यह है कि यहां पर जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो बायर को ज्यादा बेयर करना पड़ेगा एज कंपेयर टू सेलर्स। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड पढ़ा दी है, अब मैं आपको इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई पढ़ाकर बताता हूं कि उस वक्त डेड वेट लॉस क्या होगा और उसका बर्डन कौन ज्यादा बेयर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि है मोर इलास्टिक सप्लाई, या जिसको हम सिर्फ इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं। देखते हैं कि मोर इलास्टिक सप्लाई में डेड वेट लॉस का साइज क्या है। एक डायग्राम बनाते हैं।
स्टूडेंट्स दो एक्सिस आ गए, प्राइस, क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम में सप्लाई मोर इलास्टिक होगी लेकिन डिमांड कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट डिमांड का मतलब यह है कि जो डिमांड है वो इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी 1 के इक्वल होगी। तो जब मैं कांस्टेंट बोलता हूं तो इक्वल टू 1 होगी, तो हमने अब जो डिमांड कर्व बनाना है वो ऐसा बनाना है जो इक्वल टू 1 हो, अज्यूम दैट ये डिमांड कर्व हमारा इक्वल टू 1 आएगा, और हमने जो सप्लाई है वो मोर इलास्टिक बनानी है, यानी वो स्टीपर हमने बनाना है। ठीक है, फर्स्ट करते हैं कि सप्लाई कर्व हमारी मोर इलास्टिक होती है, जैसे कि ये हमने बनाया। अब स्टूडेंट्स दोनों कट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट टैक्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विदाउट टैक्स। फर्स्ट करते हैं कि मार्केट में सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा देता है। जो ही वो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएगा तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड पर अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। हमें एक नया पॉइंट मिल गया E1, यहां से हमें वो प्राइस मिलेगी जो बाय पे कर रहा है, प्राइस बाय पे। अगर हम देखना चाहते हैं कि सेलर कितनी रिसीव कर रहा है तो हम उसी पॉइंट से नीचे आ जाएंगे, प्राइस सेलर की निकल आएगी, प्राइस सेलर रिसीव। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम क्वांटिटी देखना चाहते हैं तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और आपको पता है हर डायग्राम में मैं आपको बताता हूं कि जब टैक्स लगता है तो जो क्वांटिटी है वो पहले से कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज देखी है कि जब सप्लाई भी मोर इलास्टिक होती है, ज्यादा इलास्टिक होती है, तो जो डेड वेट लॉस का साइज है वो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा दोबारा से, व्हेन supply relatively more elastic then dead weight loss of Artex is large. Point number 1. Point number 2, अब देखते हैं कि बर्डन कौन ज्यादा बेयर कर रहा है। तो जब मोर इलास्टिक सप्लाई होती है तो आप देख रही हैं कि जो बर्डन है टैक्स का वो ज्यादा बाय बेयर कर, और जो सेलर है वो कम कर, यानी इन मोर इलास्टिक सप्लाई मोर बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बाय। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि सेलर एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाता है जिसके मार्केट में उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बेशुमार बायर होते हैं। अगर कीमत बढ़ जाए तो कुछ बायर अगर कम भी हो जाते हैं तो उससे सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बायर बहुत ज्यादा है। जो ही प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा, कुछ बायर मार्केट में से निकल भी जाते हैं, तो जो बाकी बायर हैं वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में से परचेज कर लेंगे, जिसकी वजह से यहां पर जो टैक्स का बर्डन है वो ज्यादा बायर को बेयर करना पड़ता है। स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया, मैंने दो चीजें बताई हैं। नंबर 1, जब सप्लाई मोर इलास्टिक होती है तो जो डेड वेट लॉस उसका साइज बढ़ जाएगा। नंबर 2, जब सप्लाई मोर इलास्टिक होगी तो जो ज्यादा टैक्स का बर्डन है वो बायर बेयर करेगा। क्यों? मैंने उसकी वजह भी बताई है, इसलिए कि सेलर जो मार्केट में प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रहा है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदने के लिए बायर की तादाद बहुत ज्यादा है जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहती है। अगर टैक्स की वजह से कुछ बायर नहीं भी खरीदते तो बाकी बायर मार्केट में है जो उसको खरीदने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से जो टैक्स का बर्डन है वो बायर के ऊपर ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स मैं इसकी लास्ट डायग्राम आपको सिखाता हूं जो कि है इन इलास्टिक सप्लाई या लेस इलास्टिक सप्लाई। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 है हमारा इन इलास्टिक सप्लाई, जिसे हम कहते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई। तो देखते हैं जब सप्लाई इन इलास्टिक हो जाती है, लेस इलास्टिक होती है,
तो डेड वेट लॉस का साइज क्या होगा और बर्डन कौन सा बेयर करेगा। एक डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स, प्राइस क्वांटिटी। अब सप्लाई इन इलास्टिक, अगर सप्लाई इन इलास्टिक है तो उसका मतलब डिमांड क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट जब होगी तो मैं वर्ड कांस्टेंट बोलता हूं, इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो एक यूनिटरी इलास्टिक बनेगी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। तो हम एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर बना देते हैं, अज्यूम दैट। अब हमने बताया कि सप्लाई इन इलास्टिक है, यानी एक फ्लैटर शेप में हमने सप्लाई कर बनाना है। फर्स्ट हमारे पास एक इक्विलिब्रियम आ गया, विदाउट टैक्स क्वांटिटी आ गई, विदाउट टैक्स प्राइस आ गई। अब फर्स्ट करते हैं कि सेलर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाता है। जो टैक्स लगाएगा सप्लाई कर्व शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड। हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, वहां से हम प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे जो बाय पे कर रहा है, प्राइस बाय पे। अगर हम देखना चाहते हैं कि सेलर जो है वो कितनी प्राइस रिसीव कर रहा है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस सेलर रिसीव और क्वांटिटी आफ्टर टैक्स रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो जब सप्लाई इन इलास्टिक होती है तो डेड वेट लॉस का साइज फिर रिड्यूस हो गया। स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या होगा कि व्हेन supply is inelastic, then dead weight loss of our tax is small। कि जब inelastic सप्लाई होगी तो डेड वेट लॉस का जो साइज है वो कम हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर देखते हैं कि बर्डन कौन ज्यादा बेयर कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि इन इलास्टिक सप्लाई में जो बर्डन है वो ज्यादा सेलर बेयर कर रहा है और बायर जो है उसका बर्डन कम बेयर कर रहा है। यानी इन इलास्टिक सप्लाई मोर बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सेलर। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह स्टूडेंट्स ये है कि सेलर जो मार्केट में चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसको खरीदने के लिए मार्केट में बायर ही नहीं है, एक या दो बायर है बस। और सेलर को लगता है कि यार अगर मैंने, क्योंकि उसने टैक्स लगा के उसकी प्राइस को इंक्रीज किए, उसको लगता है कि अगर इसकी प्राइस और बढ़ गई है टैक्स की वजह से तो ये जो एक दो बायर है ये भी मार्केट में चले जाएंगे, तो चलेंगे तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। लिहाजा फिर वो क्या करता है कि इन इलास्टिक सप्लाई में वो ज्यादा बर्डन खुद बेयर करता है, तो जो टैक्स का बर्डन है वो किसके ऊपर आ जाएगा, सेलर के ऊपर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स मैं आपको चारों पॉइंट्स पढ़ा चुका हूं। इन चारों पॉइंट्स में एट द एंड हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि दोनों इन इलास्टिक में डेड वेट लॉस का साइज कम होगा और दोनों मोर इलास्टिक में डेड वेट लॉस का साइज ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स जब टैक्स लगता है तो जो बिहेवियर ऑफ सेलर और बायर है वो चेंज हो जाता है। सेलर को जब लगता है कि उसको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगी तो वो कंज्यूम कम करता है, और जब सेलर को लगता है कि उसको प्राइस कम वसूल होगी तो वो प्रोड्यूस कम करता है। यानी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता टैक्स की वजह से श्रिंक होना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है। और हमने फिर मैं बताता हूं हमने क्या पढ़ा कि लार्ज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, लार्ज डेड वेट लॉस ऑफ अ टैक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।